Hello everyone, welcome back to channel. So today I am going to discuss important article from the Hindu newspaper. So first article is related to one nation one election. So first point is the proposal aims to hold Lok Sabha and state assembly elections simultaneously to reduce election expenditure, administrative burden and repeated imposition of the model code of conduct which often slow governance and policy implementation. तो एक प्रपोज़ल लाया गया है जिसका एम होगा होल्ड करेंगे मतलब लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शन को साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ में जो रिड्यूस करेगा इलेक्शन एक्सपेंडिचर को, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन और रिपीटेड इम्पोजिशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो मतलब बार बार मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट लगाया जाता है जब लोकसभा इलेक्शंस होते हैं और स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो विच ऑफन स्लो गवर्नेंस। इस कारण क्या होता है गवर्नेंस में स्लो आता है और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी स्लो आती है, प्रॉब्लम आती है। सेकेंड पॉइंट, अ हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय रामनाथ कोविंद हैज़ रिकमेंडेड अ फेस्ड implementation where Lok Sabha and state assembly elections are synchronized first followed later by local body election। तो एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जिसको हेड करते हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी। उन्होंने ये रिकमेंड दिया था कि जो फेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा जहाँ पर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन को सिंक्रोनाइज्ड कर दिया जाएगा, पहले मतलब उनको साथ में किया जाएगा उनके इलेक्शंस, फॉलोड लेटर उसके बाद बाय लोकल बॉडी इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। पॉइंट, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस में अंडरमाइन फेडरलिज्म बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट में बी फोर्स टू अलाइन देयर टेन्योर विद द नेशनल इलेक्शन साइकिल अफेक्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। कुछ क्रिटिक्स हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं तो वो में अंडरमाइन कर सकते हैं फेडरलिज्म को, बिकॉज उसका रीज़न क्या है जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं मे बी फोर्स्ड, उनको फोर्स किया जा सकता है कि वो अलाइन करे देयर टेन्योर विद द नेशनल इलेक्शन साइकिल जो अफेक्ट करेगा उनकी ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट। Fourth point, the proposal requires major constitutional amendments, particularly changes to Article 83, Article 85, Article 172 and Article 356 which deal with the tenure and dissolution of legislative and president rule। जो proposal होगा उसमें क्या क्या requirements होंगे, क्या क्या major changes किए जाएंगे constitutional amendments में, particularly changes to Article 83 में, आर्टिकल 85, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 356 जो डील करते हैं विद द टेन्योर और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट्स रूल। 5 point, there are concerns that mid-term government collapses could disrupt the synchronized election cycle. Solutions like caretaker government or shortened term have been suggested but remain constitutionally complex। बट कुछ कंसर्न्स भी रेज हुए हैं जैसे जो मिड टर्म गवर्नमेंट कोलैप्स, मान लो बीच में ही मतलब गवर्नमेंट अगर कोई बन गई है उस बीच में गवर्नमेंट अगर वो कोलैप्स कर जाए तो वो क्या कर सकता है, एक तो डिस्टर्ब कर सकता है सिंक्रोनाइज इलेक्शन साइकिल को। उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, लाइकली केयर टेकर गवर्नमेंट और शॉर्टेंड टर्म हैव बीन सजेस्टेड, मतलब या तो आप उसको केयर टेकर एज ए गवर्नमेंट को कोई सिलेक्ट करें या शॉर्टेड टर्म जो भी बचा हुआ है उसको सजेस्ट करें या आगे के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराएं, बट रिमेन कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्प्लेक्स। बट ये चैलेंज बना है कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए। 6 point, supporters argue that simultaneous elections would reduce huge election cost, administrative deployment of security forces and frequent political campaigning that disrupt development activities। लेकिन जो सपोर्टर हैं वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं वो क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेगा ह्यूज इलेक्शन कॉस्ट, मतलब जो इलेक्शंस में जो खर्चे होते हैं उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय की जाती है वो नहीं होगी, और जो फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल कैंपेन जो मतलब हर बार पॉलिटिकल कैंपेन किए जाते हैं वो नहीं होंगे, और डिसरप्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और इस कारण जो डेवलपमेंट में जो डिसरप्ट आता है वो नहीं होगा। 7 point, critics highlights that holding all election together could nationalize political disclosure,
meaning national issues and leadership may overshadow regional concerns and local governance priorities। तो क्रिटिक्स हाईलाइट कर रहे हैं कुछ कंसर्न, वो बोल रहे हैं कि हम लोग मान लो आपने होल्ड कर दिया इलेक्शंस लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का, ये क्या कर सकता है, कुड नेशनलाइज पॉलिटिकल डिस्क्लोजर, मतलब कुछ पार्टी ही बचेंगी जो एकदम नेशनल लेवल पे होंगी, जिसका मतलब ये है मीनिंग नेशनल इश्यूज एंड लीडरशिप में ओवरशैडो रीजनल कंसर्न्स। मान लो नेशनल इशू है और लीडरशिप में ओवरशैडो रीजनल, मतलब जो नेशनल पार्टीज जो बचेंगी वो ओवरशैडो कर सकती हैं रीजनल कंसर्न्स को और लोकल गवर्नेंस प्रायोरिटीज़ को। मतलब फिर लोकल गवर्नमेंट बचेंगे ही नहीं, जो छोटी मोटी पार्टी होंगी। जब आप केवल लोकसभा और स्टेट असेंबली को प्रायोरिटी देंगे तो जैसे लोकल पार्टीज़ हो गई, जैसे मेनली उत्तर प्रदेश में देखो एसपी को, ये एक ऐसी पार्टी है जो केवल उत्तर प्रदेश में मेनली फोकस करती है। तो मेनली इन पार्टीज़ की प्रायोरिटीज़ को आप में भी ओवरशैडो कर दिया जाए। एंड दिस इशू इज़ करेंटली सिग्निफिकेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स एज द यूनियन गवर्नमेंट इज़ considering legislation based on a Govind Committee's recommendation, making simultaneous election a major debate in India's electoral reforms agenda ahead of future जनरल इलेक्शन। तो ये जो इशू है करंटली वो एक सिग्निफिकेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट है इन इंडियन पॉलिटिक्स, बिकॉज एज द यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि वो मतलब इस जो हम कह सकते हैं कि इस इलेक्शंस को, साइमल्टेनियस इलेक्शन को प्रायोरिटी दे रही है, तो वो कंसीडर कर रही है लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन अ कोविंद कमेटीज़ की रिकमेंडेशन में, जो बनाएगी साइमल्टेनियस इलेक्शन एक मेजर डिबेट इन इंडियाज़ इलेक्टोरल रिफॉर्म एजेंडा, और जो आने वाले फ्यूचर जनरल इलेक्शन होंगे उसके लिए। So second topic is related to care women. So first point is India's care economy relies heavily on volunteer care workers, especially accredited social health activists, Anganwadi workers and midday meal workers who deliver essential health, nutrition and welfare services at the grassroots level। तो जो इंडिया की केयर इकॉनमी है वो हेवनली किस पे डिपेंड है, ऑन वॉलेंटियर केयर वर्कर्स, मतलब उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है, उनकी कोई जीडीपी में कोई उनका कंट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है। स्पेशली कौन, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और आंगनवाड़ी वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स जो डिलीवर करती हैं एसेंशियल हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड वेलफेयर सर्विसेज एट द ग्रास रूट लेवल। तो उनका कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हमारी जीडीपी में, तो वो एज अ वर्क करती हैं वॉलेंटियर केयर वर्कर्स। सेकेंड पॉइंट, डिस्पाइट परफॉर्मिंग क्रिटिकल पब्लिक फंक्शंस सच एज मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन सपोर्ट, nutrition programs and community health awareness, these workers are officially classified as volunteers rather than formal employees, which limits their access to wages and labor protection। मतलब बावजूद डिस्पाइट परफॉर्मिंग इतना इम्पॉर्टेंट पब्लिक फंक्शन वो प्ले करती हैं, जैसे कि मैटरनल हेल्थ हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनाइजेशन सपोर्ट करती हैं। इम्यूनाइजेशन सपोर्ट मतलब कोई भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड चीज़ों को सपोर्ट करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना, कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाना। दीज वर्कर्स आर ऑफिशियली, इनको पर इन वर्कर्स को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, वॉलेंटियर्स, मतलब वो खुद से करती हैं, इसमें उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता है, रादर देन फॉर्मल एम्प्लॉयज़, ना कि जैसे फॉर्मल एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट या सैलरी वगैरह आप देते हो, वैसा कुछ नहीं होता। विच लिमिट, जो क्या करता है उनकी, विच लिमिट्स करती हैं देयर एक्सेस टू वेजेस और लेबर प्रोटेक्शन में। थर्ड पॉइंट, इंडियाज़ केयर इकॉनमी लार्जली डिपेंड ऑन वुमेन्स अनपेड और underpaid labor, reflecting gender inequality in a labor market and reinforcing the idea that care works in an extension of women's domestic responsibilities। जो इंडिया की केयर इकॉनमी है वो लार्जली डिपेंड करती है ऑन वुमेन्स अनपेड और अंडरपेड लेबर, मतलब जो केयर इकॉनमी होती है इंडिया की, मतलब मतलब होते हैं ना सीनियर सिटीजन्स की केयर करना,
बच्चों की केयर करना, ये एक होता है ना कि ये घर की लेडीज़ ये औरतें ही करेंगी, तो ना उसके लिए ना उनको कोई पेड किया जाता है, उनको कैसे एज अ अनपेड और अंडरपेड लेबर माना गया है, जो रिफ्लेक्ट करता है जेंडर इनइक्वालिटी इन अ लेबर मार्केट, जो री इन्फोर्स करता है, सपोर्ट करता है इस आइडिया को दैट केयर वर्क इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ वुमेन्स डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये चीज़ क्या सपोर्ट करता है कि ये वुमेन्स की ही ड्यूटी है कि आप केयर कीजिए, एक्सटेंशन ऑफ वुमेन्स डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 4 point. According to the National Statistical Office Times Use Survey, women spend significantly more time on unpaid care. तो मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस टाइम यूज सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है, जो वुमेन होती हैं वो मतलब उनका मैक्सिमम टाइम स्पेंड कहाँ होता है, सिग्निफिकेंटली मोर टाइम ऑन अनपेड केयर वर्क दैन मैन। सोचो, वो इतना ज़्यादा काम करती हैं, केयर करती हैं दैन मैन से ज़्यादा, फिर भी उनको कोई पेड नहीं किया जाता है, जो हाईलाइट कर रहा है द इनविजिबल, जो हम देख नहीं सकते, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू द इकोनॉमी। 5 point. Care workers receive honor instead of regular salaries and often lack social security benefits such as pension, health insurance, maternity benefits and job stability. तो जो केयर वर्कर्स हैं उनको वो क्या रिसीव करती हैं, ऑनर, मतलब उनको एक ऑनर दिया जाता है इंस्टीड ऑफ रेगुलर सैलरीज, मतलब डिस्पाइट प्रोवाइड रेगुलर सैलरीज दे रिसीव ऑनर, सो कॉल्ड ऑनर एंड ऑफन लैक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। और वो मतलब और क्या, ऑफन मतलब सेल्डमली उनको क्या होता है ना ही उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है, जैसे पेंशन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया और मैटरनिटी बेनिफिट्स और जॉब स्टेबिलिटी। 6 point. The Supreme Court of India has recognized the importance of care work in recent judgment and emphasized that the need of acknowledge unpaid care labor as economically valuable and deserving policy attention. तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है और इसको इम्पोर्टेंस दी है कि जो केयर वर्क है इन रीसेंट जजमेंट, और उन्होंने ये एम्फसाइज़ किया है कि हमको इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, जो अनपेड केयर लेबर हैं वो एज ए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है और एक डिजर्विंग है पॉलिसी अटेंशन। Recent union budget announcement have highlighted expanding care infrastructure, but critics argue that policy reform must go beyond infrastructure and focus on fair wages, labor rights and formal recognition of care worker। तो जो हमारा रिसेंट अभी यूनियन बजट अनाउंस हुआ था उसमें कुछ हाईलाइटेड हुई थी रिलेटेड टू वुमेन्स अनपेड वर्क्स, केयर वर्क, जो उन्होंने बोला था कि हम एक्सपैंड करेंगे केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि पॉलिसी रिफॉर्म मस्ट गो बियॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो आपकी पॉलिसी रिफॉर्म है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बियॉन्ड जाना चाहिए। आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए ऑन देयर फेयर वेजेस, आप उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड कीजिए, लेबर राइट दीजिए और फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ केयर वर्कर्स, और उनको एक फॉर्मल रिकॉग्निशन दीजिए ऑफ एज अ केयर वर्कर्स। 8 पॉइंट. रिकॉग्नाइजिंग एंड फॉर्मलाइजिंग केयर वर्क वुड स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ डिलीवरी, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम while also improving employment opportunities for women and enhancing the effectiveness of welfare program। तो जो हमारा पॉइंट है ये कह रहा है कि आप रिकॉग्नाइजिंग और उसको फॉर्मलाइज कीजिए केयर वर्क, जो स्ट्रेंथ करेगा, जो मतलब सपोर्ट करेगा, जो बूस्ट करेगा पब्लिक हेल्थ डिलीवरी में, जेंडर इक्वालिटी और सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम में, वाइल ऑल्सो आप उसके साथ इम्प्रूव कीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन और इन्हांस कीजिए द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वुमेन।